हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। ये जो वीडियो होगा और आज जो है फर्स्ट क्लास होगा जिसमें से कॉम्प्रिहेंशंस का प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो आज जो है फर्स्ट क्लास होगा इसका, तो इसमें से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना, कि व्हाट इज द राइट वे टू सॉल्व कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस इसका पूरा स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि कैसे और किस तरीके से अगर इस सेक्शंस को स्पेशली अगर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को अगर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो सी सेट का जो है क्वालिफाई होने का जो चांसेस हैं ऑलमोस्ट 80 to 90% यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। मैं बात इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका प्रूफ भी दूंगा, है ना। इसका जो है मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कई प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगाने वाले हैं और प्रैक्टिस से ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर है। मैं एक वर्ड यहाँ पे बोला हूँ, कौन सा वर्ड है वो, कि 80% 80 to 19% ऑलमोस्ट जो है कॉम्प्रिहेंशन से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जितना बोलने में यहाँ पे इजी लग रहा है उतना ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्टी भी बोल सकते हो, क्योंकि एट प्रेजेंट जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे अगर एनालिसिस किए होंगे, चाहे जो है 2024 का हो 2025 का क्वेश्चन हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शंस को कॉम्प्लेक्सिटी किए जा रहे हैं। ऑप्शंस को थोड़ा सा यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि ऑप्शन को सॉल्व करके ए ऑप्शन भी सही हो सकता है, बी ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो आंसर अगर निकालना है तो बहुत ज्यादा इसमें स्क्रूटनी की जरूरत है, माइनर यहाँ पे डिटेल्स की जरूरत है। ठीक है। ऑलमोस्ट अगर कॉम्प्रिहेंशन को देखोगे हर साल जो है ऑलमोस्ट 27 to 28 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर मैं कंपेयर करूं मैथ्स का हो गया, है ना, मैथ्स का हो गया या फिर रीजनिंग का हो गया, तो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चंस का लेवल अगर देखोगे या फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखोगे तो हर साल जो है वेरी करते ही रहते हैं। ठीक है। और वेरी बहुत ज्यादा वेरी यहाँ पे देखने को मिलता है मैथ्स में और रीजनिंग में। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेक्शन है ना, कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जहां से अगर इसको कवर कर लेते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है बहुत ही ज्यादा मिनिमम देखने को मिलता है। लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन देख लो, 5 ईयर्स का क्वेश्चन देख लो, रफली यही ऑन एन एवरेज हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एग्जाम क्या है, सी सेट क्या है, एक्चुअल हमें कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए। ठीक है। एग्जाम इसको क्वालिफाई करना है, इससे तो हमें कोई मेरिट में जाना नहीं है पेपर वन को जितना टारगेट करना है, जितना ध्यान देना उसमें देना है। लेकिन सी सेट में एक्चुअल में हमें कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 33% मार्क्स चाहिए होता है, 66 मार्क्स। अब ये 66 मार्क्स हमें चाहिए क्वालिफाई करने के लिए सी सेट। उसमें से अगर रफली अगर कोई साल जो है 28 क्वेश्चन पूछ लिए कॉम्प्रिहेंशन से, एटलीस्ट इसमें से जो है 25 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। 25 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा तो एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। 20 क्वेश्चन तो आराम से यहाँ पे सॉल्व कर लोगे। तो 20 क्वेश्चन अगर यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं तो 66% मार्क्स नहीं बन पाएगा। खुद सोचो, 66% मार्क्स नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन कुछ सेक्शन मैथ्स का कर लोगे, कुछ सेक्शन रीजनिंग का कर लोगे तो आराम से यहाँ से सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। और इसका प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो भी बताया हूं, है ना, बना भी चुके हैं और यूट्यूब में भी अपलोडेड है। एक बार सर्च करना कि किस तरीके से सी सेट को स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है। अगर कोई स्टूडेंट मैथ्स में वीक है तो कैसे करने वाले हैं, रीजनिंग में वीक है तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सी सेट को, एंड ऑफ कोर्स अगर कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत हो रहा है तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तीनों स्टूडेंट का एग्जांपल लेके पूरा डिटेल के साथ उस स्ट्रेटजी को कवर किए हैं। तो एक बार उसको अटेम्प्ट करना, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा, एक पाथवे मिल जाएगा कि किस तरीके से सी सेट को क्वालिफाई करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस सीरीज प्रैक्टिस सेट इसलिए यहाँ पे लाना पड़ा, एक तो स्टूडेंट का मैसेज भी आ रहे थे तो इसलिए एक रन कर रहे हैं। सेकंड बात यह है कि प्रैक्टिस अगर करोगे कॉम्प्रिहेंशन का, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली ऑल अबाउट प्रैक्टिस है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे प्रोफिशिएंट हो जाओगे। और सबको पता है कि कॉम्प्रिहेंशन से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी था। तो रफली 27-28 क्वेश्चन अगर यहां से आ रहे हैं, फिर भी ऑलमोस्ट अगर 25 क्वेश्चंस कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं। इस पॉइंट को ध्यान देने की जरूरत है ना। टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो 80 में एटलीस्ट जो 25 क्वेश्चन है वो तो यहीं से हो जा रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन से ही कवर कर रहे हो। फिर कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग, तो उस इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, फिर आराम से सी सेट निकल जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे जो है यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है। जितना भी यहाँ पे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं पूरा पीवाईक्यू ही कवर करेंगे, क्योंकि रैंडमली कुछ भी यहाँ पे कवर नहीं करना है। तो जिसका भी एग्जाम 2026 में देने वाले हैं सी सेट का, उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल वीडियो होगा। फिर भी कोई भी क्वेरी रह जाएगा तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट 1 जो आज हम लोग कवर करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ पे कवर करना है, वो चीज को पहले कवर कर लेना तब इस प्रैक्टिस सेट को लगाना। वो है इसका कीवर्ड। कीवर्ड जब तक सी सेट के लेवल को अगर कवर करना है, यूपीएससी का लेवल को कवर करना है, तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है वो है कीवर्ड का जानना। क्योंकि ऐसे ऐसे यहाँ पे कीवर्ड दिए रहते हैं, जैसे कि एजम्पशंस हो गया, कोलोरली हो गया, है ना, उसी के साथ इन्फेरेंस हो गया, लॉजिकल एंड क्रूशियल मैसेज हो गया, ऑथर व्यू हो गया। जब तक इस कीवर्ड को देखो बारीक से नहीं पता होगा तब तक आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ये प्रैक्टिकली है, क्योंकि क्वेश्चन देखो एजम्पशंस यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा एजम्पशन वाला। एजम्पशंस का हमें क्या मतलब है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एजम्पशन एक्चुअल में बोलते किसको है। यहाँ पे दो वर्ड लिखा हुआ है, रेफ्लेक्ट। रेफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस। पहले तो ये पता हो कि एक्चुअल में इन्फेरेंस का मीनिंग क्या होता है, इसके बाद ये भी पता होना चाहिए कि रेशनल का मीनिंग क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए कि लॉजिकल का मीनिंग क्या होता है, तब जाके कहीं पे जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और ये कर पाना बहुत ज्यादा ईजी है ना, उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो भी डल चुका है ना, कि जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है विथ एग्जांपल, विथ प्रैक्टिस सेट, विथ पीवाईक्यू का ही एग्जांपल लिए हैं। और क्लास में लाइव सॉल्व करके भी दिखाया हूं कि कैसे पीवाईक्यू को सॉल्व किए जाते हैं, अगर कीवर्ड प्रॉपर लेवल में पता हो तो एक बार हो सके तो कीवर्ड वाले बस क्लास को देख लेना, वहां से अच्छे से समझ भी आ जाएगा, है ना। उसके बाद जब इस क्लास को अटेंड करोगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते फिर प्रैक्टिस सेट 1 को। पहला क्लास था इसलिए सब बातें को यहाँ पे बताना जरूरी था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास से तो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो इस क्लास का यूटिलाइज ऐसे कर सकते हो कि हो सके तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने लेवल में अटेम्प्ट करना है, या फिर एटलीस्ट एक बार ये पैसेज को कवर कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस में आएंगे। अब एक चीज बस ध्यान रखना, मैं पॉइंट बताते चला जाऊंगा, उस पॉइंट को ध्यान में रखना। जैसे सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उस पॉइंट को बताऊंगा, माइंड में रखना है। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि पहले पैसेज को पढ़ लो, है ना, या फिर पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, ये अपना अपना तरीका है, उसमें हमें नहीं जाना है। क्योंकि अगर क्वेश्चंस को भी कवर करोगे, ऑप्शंस को भी कवर करोगे, तब भी पैसेज को पढ़ोगे तब भी समझ नहीं आएगा। ये मैं कौन से टाइम का सिचुएशंस बता रहा हूं, जब एग्जाम में बैठे रहोगे तब। क्योंकि वहां पे प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि क्वेश्चंस को इधर पढ़ोगे, है ना, पहले पैसेज पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर वो पढ़ो। हमें इतना कंझट नहीं करना है। पहले बात इस पॉइंट को समझना, हमें एक्चुअल में अप्रोच क्या रखना है। सबसे पहले अप्रोच मैं चाहूं तो इस क्वेश्चंस को जो पैसेज विदाउट रीडिंग पैसेज को भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, है ना, गलती होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। खुद सोचो एक पॉइंट के लिए, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो डाउट मेरे से पूछे ना, वो एक डाउट ये था, बहुत बार ये डाउट आया है कि बिना पैसेज को भी तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब बिना पैसेज का सॉल्व करना ही होता तो पैसेज को दिए क्यों होते, एक क्वेश्चन आता है ना माइंड में। अगर बिना पैसेज को ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो ये पैसेज को दिए क्यों, नहीं देना था, ठीक है। लेकिन पैसेज को दिए मतलब हमें स्ट्रिक्ट रहना है इस पैसेज में, अननेसेसरी का इधर उधर का बातें यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जो पैसेज में दिए रहे हैं उसी पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे ऑप्शंस को इलिमिनेट करना है। और जब भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो तो सबसे पहले जाना है इलिमिनेशन टेक्निक की तरफ। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, पहला हमें ट्राई करना है कि जितना ज्यादा इलिमिनेशन हो सके उतना ज्यादा इलिमिनेशन की तरफ जाओगे। दूसरा, जो भी रैंडमली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रैंडमली क्वेश्चंस का मतलब यह है इसका कि अगर पैसेज में अगर इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं किए गए हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन में इंडस्ट्री के बारे में दिए गए हैं, तो उस ऑप्शंस को आंख बंद के कट कर देना। ये सेकेंड पॉइंट है। और इस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो यही मेथड से सॉल्व होते हैं। जब पैसेज में दिए ही नहीं रहे हैं और ऑप्शंस में दे दिए हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं, उसको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। तो जो पैसेज में दिए हैं उसी को यहाँ पे
मेंशंस करना है, और पूरा पैसेज से अगर आउट हो गया, पैसेज से बाहर होकर अगर कोई ऑप्शन दिए है तो सबसे पहले बात कि उस ऑप्शन को इलिमिनेट करना। जैसे ऑप्शन इलिमिनेट होगा तो इस तरीके के जो क्वेश्चन दिए रहे उसको भी बड़े आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं। अभी जितना भी बोला हूं उसको सीधे सी बात प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तब अच्छे से और समझ आएगा। देखो, पहला पैसेज है कि अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। ठीक है, जितना भी यहाँ पे एग्री और ये फूड FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से ये बताया है कि 1/3 ऑफ जो फूड हम लोग जितना प्रोड्यूस करते हैं उसमें से जो 1/3 है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए लॉस हो जाते हैं या फिर वेस्ट हो जाते हैं ग्लोबल लेवल में। Food is a loss or wasted throughout the supply chain from the initial agriculture productions to final household consumption। क्योंकि देखो, इनिशियली जब हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे जाएंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज होता है। फूड का लॉसेज हो सकता है, अदर थिंग्स का भी लॉसेज होते हैं। द इंक्रीजिंग वेस्टेज आल्सो रिजल्ट इन अ लैंड डिग्रेडेशन अबाउट 45%। अगर ये इस तरीके से लॉसेस हो रहे हैं तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट पड़ता है लैंड डिग्रेडेशन में, mainly due to deforestation, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ये बताया गया है। द एनर्जी स्पेंड ओवर अ वेस्टेड फूड रिजल्ट इज अबाउट 3.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एवरी ईयर। यहाँ पे वही बताया है कि द एनर्जी जो फूड यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं ना, जहाँ जैसे कि हम लोग फूड यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें से 3.5 बिलियन टन का यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। हर साल यहाँ पे इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है। डीके आल्सो लीड टू हार्मफुल इमिशंस ऑफ अदर गैसेस इन द एटमोस्फेयर, क्योंकि वेस्टेज हो रहे हैं, डीके होंगे तो उसके द्वारा भी यहाँ पे गैसेस निकलने वाले हैं। जब हार्मफुल गैसेस निकलेंगे तो एटमोस्फेयर हो गया, इकोसिस्टम को भी हार्म करेंगे। एड्रेसिंग द लॉस इन द वेस्टेज ऑफ फूड in all form is a crucial to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability। तो इस तरीके से जो लॉसेज हो रहे हैं, जो वेस्टेज हो रहे हैं, ये हर एक लेवल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूड साइकिल को सफिशिएंसी और फूड सस्टेनेबिलिटी बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, ये यहाँ पे बोले गए हैं, क्रिटिकल बोले गए हैं। ठीक है, यूजफुल का मतलब यहाँ पे कि इसको जो लॉसेज हो रहा है, जो वेस्टेज हो रहा है, उसको यहाँ पे कम करने के बात यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, अब ये पैसेज हम लोगों ने पढ़ लिए। पैसेज पढ़ने के बाद अब मोटा माटी तो इसके बारे में हमें पता है एक्चुअल में कि एक्चुअल में ये पैसेज क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ओवरव्यू तो हमें पता है। अब ऑप्शन में आना, पैसेज को थोड़ा सा माइंड में रखना। ये जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। ये जो पैसेज है पूरा ऑल अबाउट प्रैक्टिस का होता है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। ठीक है, पहला एक मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देने वाला हूं लास्ट में, उसको अपने से अटेम्प्ट भी करना। देखो क्वेश्चंस क्या बोला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। अब सबसे पहले मेरे को यह बताओ कि इन्फरेंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फरेंस एक्चुअली। इन्फरेंस और कंक्लूजन में क्या डिफरेंस होता है फिर। देखो, इन्फ्रेंस का एक्चुअल में मतलब होता है कंक्लूजन ही है। इन्फ्रेंस का एक्चुअल में मतलब होता है कंक्लूजन, लेकिन कंक्लूजन और इन्फ्रेंस में माइनर सा डिफरेंस होता है। कंक्लूजन क्या होता है, डायरेक्टली पैसेज में दिए रहते हैं फैक्ट्स के फॉर्म में, है ना, लॉजिक्स के फॉर्म में, ये वहां से कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं। लेकिन इन्फ्रेंस का एक्चुअल में मतलब होता है कि इनडायरेक्टली हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है। समझ आ रहा है बात। इन्फ्रेंस का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि हमें इनडायरेक्टली इस पैसेज का हमें कंक्लूजन निकालना है। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन दिए नहीं है, पैसेज में कंक्लूजन एक्चुअल में नहीं दिए हैं, लेकिन हमें इस पैसेज से कंक्लूजन निकालना, वो भी इनडायरेक्टली। और पैसेज में दिए हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली वे में दिए हैं। समझ पा रहे हो। तो ये कंक्लूजन, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। और जिस तरीके के अभी यूपीएससी क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हैं ना, अगर इतना बारीकी अगर ना पता हो तो पैसेज यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, दूसरे का आंसर दूसरे में टिक हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन इसीलिए तो यहाँ पे दिए जा रहे हैं ना। क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा यहाँ पे सिमिलरिटी टाइप के देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर इस तरीके से बहुत ही बारीकी अगर समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पैसेज सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन्फेरेंस और कंक्लूजन।
कंक्लूजन डायरेक्टली पैसेज से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट्स दिए रहेंगे, लॉजिक दिए रहेंगे, वहां से कंक्लूजन निकल जाएगा, वेरी सिंपल। इन्फेरेंस निकालोगे, इन्फेरेंस कहां से मिलेगा, पैसेज से मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्टली दिए रहेंगे, ठीक है। अब इसमें और कुछ वर्ड जुड़ा हुआ है, रेशनल। पहला बात रेशनल होना चाहिए, रेशनल मतलब तर्क वाला होना चाहिए, ठीक है। लॉजिकल होना चाहिए, मोस्ट लॉजिकल, इसमें एक और वर्ड यहाँ पे ऐड किए गए हैं, मोस्ट लॉजिकल। लॉजिकल तो चारों में दिए रहेंगे, समझना है ना, बहुत डिटेल के साथ मैं बता रहा हूं इस पॉइंट को। लॉजिकल तो चारों ऑप्शन में दिए रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे मोस्ट लॉजिकल समझना है, जो सबसे ज्यादा लॉजिकली यहाँ पे फॉलो कर पाए। लॉजिकल मतलब होता है कि जो फैक्ट्स के फॉर्मेट में हो, है ना, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली हो, सीधी इस बात ऐसा एज्यूम करो इसको कि बहुत ही ज्यादा ये प्रैक्टिकली होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये पहला क्वेश्चन है। अब इस पहले क्वेश्चंस को नॉर्मली सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि अब पैसेज तो कवर कर चुके हैं। अब देखो पहला क्या बोले हैं कि द करेंट मेथड, ये तो समझ आ गया ना कि क्वेश्चन एक्चुअल में पूछ क्या रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। पहला पहला ऑप्शन देखो, द करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर solely रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। अब यहाँ पे क्या बात की है, करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन। करेंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहे हैं, जो नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कई फॉर्मेट में हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सोलली बोले गए हैं। एक पॉइंट और ध्यान रखना, इसमें थर्ड केस लिख लो, जो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड जाएगा, 90 to 95% चांसेस होते हैं कि एक्सट्रीम वर्ड वाले जितना भी स्टेटमेंट होते हैं पूरा गलत ही होते हैं, ठीक है। 90 to 95% यही चांसेस होते हैं कि जितना भी एक्सट्रीम वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे कि सोलली यहाँ पे बताए गए हैं, ओनली एक वर्ड हो गया, है ना, तो वो नॉर्मली यहाँ पे गलत ही हो जाते हैं। तो करंट मेथड ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज। देखो यहाँ पे करंट मेथड क्या चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो बस एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तभी बस यहाँ पे वेस्टेज होगा, कि अदर फॉर्म में भी वेस्टेज होंगे। जैसे कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंज्यूम करने के बाद कुछ चीज को हम लोग फेंक तो भी देते हैं। जैसे कि पसंद नहीं आया तो उसको क्या कर रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन वो भी तो वेस्टेज हो रहा है, वो पार्ट भी यहाँ पे लॉसेज हो रहा है। ये मैं कहां से बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट से बोल रहा हूं। जो क्वेश्चन बोले गए हैं, मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फेरेंस, ये अब अपने से तर्क लगाना पड़ेगा। और ये तर्क कहां से निकलेगा, ये पैसेज से निकलेगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो पूरा पैसेज में ही ध्यान होना चाहिए, पैसेज से अलग हमें अपने से कुछ नहीं सोचना है, चाहे वो सही रहे चाहे गलत रहे। पैसेज अगर निगेटिव टोन है तो आंसर भी यहाँ पे निगेटिव टोन आएगा। ऐसा नहीं करना है कि पैसेज जो है निगेटिव टोन दिया है तो आंसर हम पॉजिटिव टोन में लिख रहे हैं, या फिर पॉजिटिव टोन वाले को करेक्ट कर रहे हैं, नहीं। जैसा पैसेज दिए हो, पैसेज चाहे निगेटिव टोन रहे चाहे पॉजिटिव टोन रहे, उसी के अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना है। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन जब गलत है और इलिमिनेशन करोगे तो बताओ, पहला ऑप्शन गलत है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो इलिमिनेशन की तरफ जाना है। जब भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो तो जितना ज्यादा इलिमिनेशन कर पाओ उतना ही ज्यादा यहाँ पे बेस्ट होगा। बाकी देखो यहाँ तो इलिमिनेशन करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट समझो, क्वेश्चंस को यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, ऑप्शंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि हर क्वेश्चन जो है पूरे इलिमिनेशन टेक्निक से सॉल्व हो जाए, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड यूपीएससी डोंट थिंक सच लाइक कि इस टाइप के क्वेश्चंस उसके द्वारा दिए जाएंगे कि हर एक पैटर्न में इलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लोगे, है ना। यूपीएससी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते ऐसा क्वेश्चन बना के दे देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। सही है क्या, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बोले गए हैं इससे क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोले गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट को देखो, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। इसका मतलब वही बता रहे हैं कि लैंड प्रोडक्टिविटी जो प्रोडक्टिविटी है वो एडवर्सली अफेक्टेड है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन की ही बात कर रहे हैं। पैसेज में क्लियरली मेंशन किया लैंड डिग्रेडेशन, लेकिन पैसेज में इसको देखो क्या किए, सॉरी जो ऑप्शन दिए उसमें पूरा क्वेश्चंस को टिल्ट किए हैं, क्वेश्चंस को घुमाए हैं, लेकिन बात किसका कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन का ही कर रहे हैं। ये यहाँ पे मीनिंग होता है समझने का।
ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड देखो तो रिडक्शन इन लॉस इन द वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट इन अ लेसर कार्बन फुटप्रिंट। ये बोले हैं कि रिडक्शन इन लॉसेस एंड वेस्टेज, बिल्कुल सही है बात है भाई। अगर वेस्टेज कम होगा, यहाँ पे पैसेज में क्या बोले हैं कि जितना ज्यादा यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, और वेस्टेज हो रहा है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड फिर अदर गैसेस का यहाँ पे इमिशन हो रहा है। अगर यही वेस्टेज का लॉसेस कर दिया जाए, जो वेस्टेज हो रहा है, जो लॉसेस हो रहे हैं उसको कम कर दिया जाएगा, तो वाटर फुटप्रिंट सॉरी कार्बन जो फुटप्रिंट है, जितना जो गैसेस निकल रहे वो कम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस इन द वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। समझ रहे हो क्वेश्चन को? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब जैसे ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गया उसके बाद जब हार्वेस्ट करते हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। ये सही है क्या? ये गलत है। पोस्ट हार्वेस्ट अगर टेक्नोलॉजी अगर इतना ही इफिशिएंट होते तो अभी स्टेबल बर्निंग का बहुत ज्यादा इशू रहता है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इशू रहते हैं, तो वहां से तो हो ही जाते। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसलिए जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 और 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। पहला क्वेश्चन था पहला प्रैक्टिस सीरीज का। आई होप समझ आ गया होगा कि किस लेवल के यहाँ पे कंटेंट रहने वाले हैं। कंटेंट को लेके कोई इशू नहीं होगा, और एक्चुअल में ये जो हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं या फिर टीचिंग से यहाँ पे जो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होके इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहता है वो एग्जाम में बैठ के जो चीज फिल करोगे वहां पे उसको यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। बस हमारा जो मेन एम होता है वो यही होता है, उसी चीज को बस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। क्योंकि घर में बैठे हैं, घर में बैठने के बाद अगर 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में बैठे हो और वहां से 100 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो जितना 100 क्वेश्चन हम लोग घर में बैठ के सॉल्व कर रहे हो पूरा यूजलेस हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारा टारगेट यहाँ पे एग्जाम हॉल होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जो प्रेशर मिलेगा, जिस तरीके से हमें टेक्निक अप्लाई करना है, जैसे सॉल्व करना है, सेम एग्जैक्ट पैटर्न में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कराना है, प्रैक्टिस के फॉर्म में हमें पूरा एग्जाम लाइक सिचुएशंस को यहाँ पे प्रिपेयर करना है कि जिस जैसे ही क्वेश्चन पेपर का सेट आए तो उस हिसाब से जो है अपने लेवल को या फिर अपने माइंड को प्रिपेयर करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। और कई टेक्निक भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एक ही यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए 3 टेक्निक यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है, कुछ पॉइंट भी यहाँ पे समझ आ गया। अभी तो पूरा पिक्चर बाकी अभी है ना, अभी तो पूरा सेट अभी कवर करना है। ये तो पहला ही क्वेश्चन रहा है। चलो इसी पैसेज का ही सेकेंड क्वेश्चन है ना, सेम पैसेज सेम है। देखो इसको एक ही साथ रखा हूं ताकि अच्छे से थोड़ा सा लिंक कर पाऊं। सेकेंड क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस कैन बी मेड। एजम्पशंस बोले गए हैं। एजम्पशंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज को एज्यूम कर रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा मैं बेसिक्स बताऊं, बहुत ही ज्यादा अगर थोड़ा सा बेसिक्स में लेके जाऊं, क्योंकि जितना ज्यादा बेसिक्स पता होगा उतना ही ज्यादा इस पैसेज को सॉल्व कर लोगे। एजम्पशन हम लोग लगाएंगे, लेकिन एग्जाम्पशन क्यों लगाते हैं? एजम्पशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें जो है उसके बारे में पता ना हो। जैसे कि अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है ना, पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है, तो कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा उसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी अप्लाई करेंगे कि इस तरीके से फॉर्म हुए होंगे, या फिर वो रीजन होगा, दैट रीजन होंगे, है ना, दिस रीजन होंगे। लेकिन फॉर्म कैसे हुआ एग्जैक्टली हमें नहीं पता उसके बारे में। वी डोंट नो हाउ द अर्थ इज फॉर्म एंड व्हाट इज द मटेरियल दैट इज बेसिकली लीड्स टू फॉर्मेशन, है ना, लीड्स टू अर्थ फॉर्मेशन, हमें तो नहीं पता है। लेकिन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी पुट करेंगे। अब वो थ्योरी पुट करेंगे ना, तो उसमें कोई फैक्ट्स होगा ना, उसमें कोई लॉजिक तो हो सकते हैं लेकिन उसमें फैक्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, नहीं डाटा भी कुछ नहीं मिलेगा, है ना, फैक्ट्स नहीं मिलेगा, डाटा भी नहीं मिलेगा। हाँ, बस थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल हो सकता है, लॉजिक हो सकते हैं। सेम एजम्पशंस का मीनिंग यही होता है। हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, एजम्पशंस का मीनिंग आया, बस एक ही माइंड में आता है कि बस एज्यूम करना है, कोई भी चीज का अनुमान लगाना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसेज दिए गए हैं तो पैसेज के बेस में हमें यहाँ पे एजम्पशंस करने की जरूरत होता है। तो पैसेज तो कवर कर लिए, अब थोड़ा सा लगाते हैं एजम्पशन। देखो एजम्पशन लगाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड टू री इमेजिन एंड मेड टू इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड।
पहले बात यहाँ पे ये पैसेज को अगर टोन को देखोगे तो ये हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं। पैसेज जो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल में ये पैसेज हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं, लेकिन क्या हमें यहाँ पे कहीं पे भी सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहे हैं। तो पहले बात बोला था कि पैसेज नहीं दिया उसको डिलीट कर दो, तो इसको डिलीट कर दे क्या? नहीं, इसको डिलीट नहीं करना है। क्वेश्चंस क्या बोले हैं? एजम्पशन। एजम्पशंस का मतलब होता है कि अपने लेवल में हमें इमेजिन करना है, खुद से हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अगर यही चीज जो है मोस्ट लॉजिकल और रेशनल में बोलते तब इस क्वेश्चंस को, इस ऑप्शंस को हम लोग इलिमिनेट कर देते। क्यों इलिमिनेट करते? क्योंकि इसके बारे में पैसेज में नहीं दिए हैं। लेकिन बात आ रहा है एजम्पशन का। एजम्पशंस का मतलब ही होता है हमें एज्यूम करना है, लेकिन एज्यूम करेंगे लेकिन हमारे पास कोई डाटा भी नहीं होगा, नहीं कोई फैक्ट्स होंगे। ठीक है, इसको बोले जाते हैं। अब ये वर्ड समझ नहीं आ रहा होगा, हालांकि मैं वर्ड को साथ ही साथ बता रहा हूं ताकि अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन डिटेल में और समझना है तो इसका प्रॉपर क्लास हो चुका है, तो एक बार कवर कर लेना, तो ये पहला सही हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको री इमेजिन करेंगे तो न्यू रूल्स लाएंगे, रेगुलेशन लाएंगे, जो कि रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सेकंड स्टेटमेंट है कि इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज एंड द लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। है, ये तो सही है, बिल्कुल सही है। एजम्पशंस का बात कर रहे हैं, पैसेज का नहीं। एजम्पशंस बोले गए हैं, पैसेज तो पढ़ चुके हैं, पैसेज हमें समझ आ चुका है। अब यहाँ पे एज्यूम करना है, अगर हम लोग सिटीजन लेवल में, सोसाइटल लेवल में अगर फूड लॉसेस को कम कर दे, जैसे कि जितना भी वेस्टेज हो रहा है, ये वेस्टेज कोई अदर नहीं कर रहे हैं, हम ही लोग वेस्टेज कर रहे हैं। कोई भी चीज को खा रहे हैं, है ना, ईट कर रहे हैं, खाने के बाद उसको फेंक दे रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया? वेस्टेज की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस वहां से निकलेंगे, गैसेस निकलेगा तो सीधी सी बात इकोसिस्टम को हार्म होगा। अब इकोसिस्टम को हार्म होंगे तो सीधी सी बात है डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को हार्म होगा। तो अगर सिटीजन लेवल में इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो इसका रिडक्शन, जितना भी लॉसेस हो रहा है, जितना भी वेस्टेज हो रहा है, उसका अच्छे तरीके से रिडक्शन हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। बताओ यहां तक पहला पैसेज समझ आया कि नहीं आया? बहुत बारीकी से पूरा माइनॉरिटी के साथ यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये रहा सेकेंड पैसेज। सेकेंड पैसेज, सबसे पहले तो पैसेज को पढ़ लो, पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ लेना, क्योंकि ये देखो मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि पहले जो है ऑप्शंस को पढ़ लो। ऑप्शंस को कब पढ़े जाते हैं बहुत बारीकी मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना बारीकी हमें पता होना चाहिए। अगर 10th का क्लास दे रहे हो, स्कूल वाले हो, भाई स्कूल वाले में टू द पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। स्कूल वाले हो है ना, स्कूल वाले तो नहीं होंगे, लेकिन जब स्कूल वाले पैसेज को देखोगे तो ये पैसेज से जो आंसर निकलेगा टू द पॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब यूपीएससी का स्टेटमेंट को देखोगे तो ये टू द पॉइंट नहीं होते हैं। तो पहले पढ़ने की क्या जरूरत है? पहले तो पैसेज को पढ़ लो, पैसेज के बाद जो क्रक्स आएगा उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे, बस ये डिफरेंसेस होते हैं। तो मेरा अगर मानोगे, बाकी सब लोग तो यही बोलते हैं कि जो है पहले इसको पढ़ो, ऑप्शंस को पढ़ो। ऑप्शंस को पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है। स्कूल में टू द पॉइंट होते हैं, लेकिन यूपीएससी में टू द पॉइंट यहाँ पे नहीं दिए रहते हैं। हमें अपना लॉजिक लगाना पड़ता है, अपना माइंड यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो बेस्ट वही रहता है कि पैसेज को पढ़ लो, पैसेज को पढ़ने के बाद पूरा माइंड में रखना ना, लेकिन ये चीज ध्यान रखोगे, पैसेज को पढ़ोगे तो हर एक चीज माइंड में होना चाहिए, पता होना चाहिए, फिर उसके बाद इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो क्लिक हो जाए ऑटोमेटिकली। स्टार्ट करते हैं पैसेज रीडिंग। वीडियो को पॉज करके एक बार अपने से भी रीड कर सकते हो। एज ए इन्फ्लेशन राइज, ठीक है, इवन गवर्नमेंट प्रीवियसली कमिटेड टू बजट डिसिप्लिन आर स्पेंडिंग फ्रीली टू हेल्प हाउस होल्ड। और ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट है प्रीवियसली जो बजट हुए हैं उसमें जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग यहाँ पे कर रहे हैं उसको कवर किए जाएंगे, है ना, उसमें कवर होगा। हायर इंटरेस्ट रेट अनाउंस बाय सेंट्रल बैंक आर supposed to help produce modest fiscal austerity because to maintain stable debt while paying more to borrow government must cut spending on raise taxes। देखो हम लोग क्या करते हैं, इसका मीनिंग वही बता रहे हैं कि हम लोग दूसरे कंट्री से यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या ले रहे हैं, कोई मनी है, पैसा है, उसको बोरो कर रहे हैं।
जब बोरो कर रहे हैं, जितना ज्यादा मनी बोरो करोगे उतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, है ना, उसको ब्याज देना पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट दोगे तो कहां से आएगा इंटरेस्ट रेट? टैक्स के फॉर्म में आएगा, या फिर कोई हाउस होल्ड या फिर कोई सोशल स्कीम लगा रहे हैं तो जितना स्कीम पहले लगाते थे उस स्कीम को यहाँ पे कट करना पड़ेगा, तभी तो उस इंटरेस्ट को चुका पाएंगे इंटरनेशनल लेवल में। वही चीज यहाँ पे बोले गए हैं। तो विदाउट द फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लॉसेज ट्रैक्शन, हायर इंटरेस्ट रेट बिकम इन्फ्लेनेटरी नॉट डिस इन्फ्लेनेटरी। देखो अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो इन्फ्लेशन होगा, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा लगा रहे हो तो सीधी बात यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, लेकिन डिस इन्फ्लेशन नहीं होगा, बिकॉज दे सिंपली लीड गवर्नमेंट टू बोरो मोर टू पे राइजिंग डेप्ट सर्विस कॉस्ट। द रिस्क ऑफ द मॉनेटरी अनम्यूरिंग इज ग्रेटर व्हेन पब्लिक डेट राइज बिकॉज इंटरेस्ट रेट बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू बजट डेफिसिट। ये यहाँ पे बोले गए हैं। अगर देखो इंटरेस्ट रेट लगाओगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा अगर ज्यादा बोरो किए हो, ज्यादा बोरो किए हो तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लाओगे कहाँ से? टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स को ज्यादा इंपोज करोगे। अब टैक्स ज्यादा इंपोज करोगे तो जितना भी स्पेंडिंग पहले कर रहे थे, पहला का सामान जो है 10 रुपए में मिल रहे थे, अब वो कितने में मिल रहा है? 15 रुपीज में। तो बहुत लोग तो उसको बाई करना ही बंद कर देंगे। तो इससे कई यहाँ पे चैलेंजेस आएगा। ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं और फिजिकल पॉलिसी में भी चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मॉनेटरी और फिजिकल दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये पैसेज को कवर तो कर चुके हैं। अब पैसेज के बेस में थोड़ा सा ये ऑप्शंस देखो। क्वेश्चंस क्या पूछे यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम पैसेज। अब ये मीनिंग समझ आ गया होगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी किए हैं। बताओ थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो पहला क्या बोले हैं, पहला स्टेटमेंट कि सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। सही है क्या? सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। अभी जो एक बोला था ना कि पहले जो है हम लोग ऑप्शंस को कवर करते हैं, अब ये ऑप्शंस को भी पहले पढ़ लोगे तो पैसेज पढ़ते तक तो ऑप्शंस क्या पढ़े हो ये भी भूल जाते हैं। समझ आ रहा है ये पॉइंट, है ना? तो इसलिए पहले पैसेज को पढ़ लो, फिर जो क्रक्स आएगा वहां से हम लोग लॉजिक लगा लेंगे। देखो अगर जो है सेंट्रल बैंक कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकअप, ये बहुत सही है। क्या पता कल को इन्फ्लेशन आ जाए। इंटरेस्ट रेट पेमेंट कर रहे हैं, बोरो किए हैं मनी इंटरनेशनल एरेना से, चाहे जो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, है ना, तो इंटरेस्ट रेट वहां पे पे करेंगे तो बैंक में तो मनी चाहिए, बैंक में तो उसका बजटरी अलोकेशन चाहिए। ऐसा तो नहीं कि क्योंकि हम लोग 10 रुपए 20 रुपए ऐसा तो इंटरेस्ट रेट नहीं देने वाले हैं, तो बिलियंस में इंटरेस्ट रेट वहां पे जाता है, मिलियंस में जाते हैं इंटरेस्ट रेट। तो उसके लिए बैकअप तो चाहिए, है ना, बजटरी अलोकेशन तो चाहिए। अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हर एक डिपार्टमेंट का जितना भी पहले मनी अलोकेट कर रहे हो तो उसका पूरा डिपार्टमेंट का मनी पूरा इंटरेस्ट रेट पेमेंट में करने में ही ले जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बैकअप में हमें बजटरी बैकिंग होना चाहिए। और ये पैसेज को कवर किए हैं तो वही चीज तो बोले हैं। अब ये डायरेक्टली पैसेज में नहीं दिए गए हैं कि बजट बैकअप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं, ये हमें कंक्लूजन्स के तौर पे निकला है, मोस्ट लॉजिकल जो इन्फरेंस है वो यहाँ पे निकला है। सेकेंड है कि द इफेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसी परस्यू बाय द गवर्नमेंट। देखो मॉनेटरी पॉलिसी इसे लाए जाते हैं किसके द्वारा, और एक आता है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इसे RBI के द्वारा हैंडल किए जाते हैं और जो फिस्कल पॉलिसी है इसे गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो इफेक्ट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि अल्टीमेटली मनी कहाँ से आएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर मनी को बोरो करना है तो हमें परमिशन चाहिए होता है किसका? प्रेसिडेंट का, ठीक है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है तो RBI कितना भी रूल से रेगुलेशन बना ले, जब तक प्रेसिडेंट का वहां पे साइन नहीं होगा तब तक तो मनी को निकाल नहीं पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे बोले हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये फिस्कल पॉलिसी में डिपेंड करते हैं, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट लॉजिकल यहाँ पे जो इन्फेरेंस है। अब ये कहाँ से आंसर सही हो रहा है? यहाँ से, पैसेज से, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ देखो इसी पैसेज का, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पैसेज हमें यहाँ पे एजम्पशंस करना है। अब
यहाँ पे हमें क्या करना है, एजम्पशंस करना है। बताओ, पहला बोले हैं कि फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, समझ पा रहे हो क्या यहाँ पे, फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइजेस। हायर प्राइजेस हो रहे हैं तो सीधी सी बात यहाँ पे इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन किससे किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आरबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसी नहीं बनाते हैं। और यहाँ पे एक और वर्ड बोले गए हैं सोलली, मतलब अकेला, तो ऐसे भी इसको इलिमिनेट कर सकते हो। अगर लॉजिक से समझना है तो लॉजिक यहाँ पे बता ही दिया हूँ। इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट यहाँ पे हायर प्राइस ले रहे हैं, अब ये सब किसके हाथ में होता है, किसके हैंड में होता है, आरबीआई। पहला ऑप्शन गलत है। सेकेंड है कि हायर प्राइस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड। हायर प्राइस डू नॉट अफेक्ट बोला है, खुद सोचो कि अगर हायर प्राइस हो जाएगा तो गवर्नमेंट को कितना सेटबैक लगेगा, इकोनॉमी पूरा लॉसेस की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्ट ही नहीं होगा, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होने वाले हैं, जितना हम लोग बाई करेंगे पूरा बाई करना यहाँ पे बंद हो जाएगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई नहीं होगा। जब मनी सप्लाई नहीं होंगे तो इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना हो गया है ना, तो ये सब कहाँ से होगा, क्योंकि मनी ही नहीं है मार्केट में, मनी सप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला पैसेज, ये पैसेज को पढ़ो। तो अब पैसेज फर्स्ट है, ये भी 2024 का ही पीवाईक्यू है, जितना आज पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं पूरा 2024 के ही पीवाईक्यू है, लेटेस्ट पीवाईक्यू है। चलो पैसेज को स्टार्ट करते हैं पढ़ना फिर। टुडे इफ वी कंसिडर सिटी सच एज न्यूयॉर्क, अगर न्यूयॉर्क सिटी को अगर देखिए कंसिडर करे, या फिर लंदन हो गया, पेरिस हो गया, is a some of the most iconic cities in the world. It is because plans carry a heavy system approach where impose on their प्रिंसिप्स। देखो यहाँ पे क्या बोले हैं कि एट प्रेजेंट न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, पेरिस हो गया, इतना आइकॉनिक सिटी है, डेवलप्ड सिटी है, तो ये डेवलप हुआ कैसे, क्योंकि वहाँ पे प्लानिंग उसी तरीके के किए गए हैं, प्लानिंग के थ्रू यहाँ पे सिस्टम को अप्रोच किए गए हैं। द बैकबोन ऑफ द सिस्टम थ्योरी इज अ प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेटिंग सोशल स्पेशियल एंड द कल्चरल डिजायरेबल इनटू मैथमेटिकल मॉडल यूजिंग कंप्यूटिंग स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन एंड एज ए अरिथमेटिक वे ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पे देखो इतना डेवलप कंट्री है, डेवलप यहाँ पे सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेवलप सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सोसाइटल एस्पेक्ट छोड़ दिए हैं, कल्चरल जो डिजायर है उसको छोड़ दिए, नहीं, सबको साथ में लेके जा रहे हैं। जो यहाँ पे सिस्टम थ्योरी बता रहे हैं ना, सिस्टम थ्योरी का मतलब वही है कि अपने कल्चर को भी साथ में लेके जा रहे हैं, स्पेशल हो गया, जो मॉडल्स हो गया, उसको सबको साथ में लेके जा रहे हैं, और इस सबको साथ में लेते हुए इसको मैथमेटिकल मॉडल में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब एक एडवांस लेवल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। द अर्ली यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट, है ना, अर्ली यूनिवर्सिटी जितना भी बना हुआ है वेस्टर्न में, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, विच बिगेन टू ट्रेन प्रोफेशनल इन प्लानिंग, स्पॉन सम ऑफ द मोस्ट इंग्निशियस प्लानर्स हु आर एक्सपर्ट इन दिस डोमेन। और ये जितना भी यहाँ पे प्लानिंग किए गए हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोफेशनली प्लानिंग किए गए हैं, क्योंकि इन सबको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडर्न एज में लेके हमें जाने की जरूरत है। दिस वॉज बिकॉज दिस वेरी सब्जेक्ट वॉज एब्जॉर्ब इन टू द प्लानिंग करिकुलम दैट हैड इट्स रूट इन दी सोशल साइंस, जियोग्राफी एंड आर्किटेक्चर। अब ये सब सिस्टम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, कल्चर को साथ में लेके जा रहे हैं, सोसाइटल को साथ में लेके जा रहे हैं, तो सब चीज को लेके जा रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लानिंग। तो इसमें जो पैसेज है ना, इसमें प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किए गए हैं। लेकिन प्लानिंग इन इंडिया एंड इट्स एजुकेशन डिफर फ्रॉम वेस्ट, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इंडिया में जिस तरीके से प्लानिंग हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो डेवलप कर रहे हो लेकिन पेड़ को यहाँ पे क्लीन करना पड़ेगा, तो डेवलप करोगे लेकिन दूसरा नुकसान भी होगा इस तरीके से। लेकिन वेस्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं जहाँ पे कल्चरल डिजायरेबल जो होता है ना, कल्चरल डिजायरेबल का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि वहाँ पे कल्चरल जो वैल्यू होते हैं उसको साथ में लेके जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में कोई ऐसे पेड़ भी होते हैं, है ना, उसको कल्चरल थिंग्स के रूप में या फिर उसको गॉड के रूप में भी उसको पूजे जाते हैं, तब भी गवर्नमेंट के द्वारा उसको कट कर दिए जाएंगे। लेकिन वेस्टर्न साइड में इसको कल्चरल डिजायरेबल बोला है, मतलब वो रहेगा, है ना, कल्चरल सेंटिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है पूरा पैसेज यहाँ पे बात किए गए हैं।
उस पैसेज के बेस में ये रहा क्वेश्चंस, है ना, 2024 का क्वेश्चंस है ये। इस क्वेश्चन में बोले गए हैं 11th क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज। बताओ मोस्ट लॉजिकल एंड इन्फरेंस, बताओ तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 11th का। तो डी ऑप्शंस के से अगर थोड़ा सा स्टार्ट किया जाए तो डी ऑप्शंस क्या बोले हैं कि विथ हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पोवर्टी। एक चीज यहाँ पे बताओ कि कहीं पे भी पोवर्टी के बारे में डिस्कस हुआ है क्या, कहीं पे पॉपुलेशंस के बारे में डिस्कस किए क्या पैसेज में, जो बताया था ना कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसमें पैसेज के बारे में ही बात नहीं किए गए हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस में क्या करेगा, ये डिलीट करो, इसको इलिमिनेशंस करो। सी ऑप्शंस को देखोगे तो इन इंडिया मैनेजमेंट ऑफ द अर्बन एरिया इज अ लोकल अफेयर विथ अ क्रॉनिकल प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड। कहीं पे भी इनसफिशिएंट फंड के बारे में तो बात ही नहीं हुआ है, यहाँ पे तो पूरा प्लानिंग के बारे में डिस्कस किए हैं और प्लानिंग के साथ इसको मॉडर्न लेवल में जा रहे हैं, चाहे ऑप्टिमाइजेशन करके या फिर मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करके या फिर अरिथमेटिक वे के फॉर्म में, लेकिन फंड के बारे में डिस्कस नहीं किए गए हैं। सी ऑप्शन भी गलत। बी ऑप्शन है कि इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, एक बार के लिए तो इसको सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि अर्बन प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग सिस्टम है। चलो इसको थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करते हैं। ए ऑप्शन है कि करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्स शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये यहाँ पे बोले गए हैं करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्स शुड बी डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें कौन सा बेस्ट सही होगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे सही लग रहे हैं, लेकिन बेस्ट इसमें सुटेबल ए होगा, बी नहीं होगा। क्यों यहाँ मैं बोल रहा हूँ, पहला जो स्टेटमेंट बोले गए हैं जिसमें से देखो डाइवर्स का बारे में बात किए गए हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में बात किए हैं। पैसेज में क्या बोले, देखो पैसेज में कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी आगे लेके जाना है, सोसाइटल को भी आगे लेके जाना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी आगे लेके जाना है, मतलब डाइवर्सिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट लॉजिकल यहाँ पे बोले गए हैं वो मोस्ट लॉजिकल ए है। बी में तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का बात किए गए हैं, वो नैरो पॉइंट हो जाएगा, लेकिन पैसेज में यहाँ पे पूरा ब्रॉड पॉइंट को डिस्कस किए हैं, डाइवर्सिटी को डिस्कस किए हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड को देखो, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यहाँ पे भी हमें एक एजम्पशंस करना है। करो तो एग्जाम्पशन इसमें से पहला जो बोले गए हैं इसमें का कि इंडिया नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विथ नॉलेज रेलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। ये एजम्पशंस करना है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चंस को हैंडल करोगे तो उसका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को यहाँ पे ध्यान रखो। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा करो। जितना ज्यादा एजम्पशन बोलोगे तो क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। बताओ 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि इंडिया नीड अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल विच नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। ये एजम्पशंस करोगे तो बहुत सही एजम्पशन निकलेगा, क्योंकि अभी का मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बारे में किसको जानकारी होगा, जो एट प्रेजेंट का जो चाइल्ड है, एट प्रेजेंट जो जनरेशन के जितना भी पीपल हैं उसको ज्यादा जानकारी होगा कंप्यूटर के बारे में। अगर ओल्ड जनरेशन के पीपल को पूछोगे तो कंप्यूटर के बारे में नहीं बता पाएंगे एज कंपेयर टू प्रेजेंट जनरेशन, है ना। तो अगर प्रेजेंट जनरेशन को कंप्यूटर के बारे में रेलेवेंस है तो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे, अर्बन प्रैक्टिस कर पाएंगे, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है कि इंडिया यूनिवर्सिटी एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन दी सिस्टम अप्रोच। यूनिवर्सिटी में क्या यहाँ पे सिस्टम अप्रोच करना चाहते हैं, बताओ तो। नहीं, इसमें कहीं पे भी यूनिवर्सिटी का बात किए हैं, पहला पॉइंट। अब यहाँ पे एजम्पशंस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि चलो यूनिवर्सिटी को भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सोचो कि जो यूनिवर्सिटी होते हैं तो यूनिवर्सिटी में क्या चीज के लिए पढ़ाई करते हैं। हम लोग ऐसा पढ़ाई करते हैं क्या जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में तो कवर करते हैं, लेकिन क्या ये सोचो कि केवल यूनिवर्सिटी ही बस यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्या, है ना। क्योंकि ये तो फॉरेस्ट का बात हो रहा है, यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं प्लानिंग का बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट हैं
या फिर यूनिवर्सिटी वही प्लानिंग करेंगे, अदर पर्सन प्लानिंग नहीं करेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन बस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये शॉर्ट पैसेज है, इसके लिए होमवर्क है, एक बार अपने लेवल में इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट तो चलते रहेगा, है ना। कुछ और यहाँ पे क्वेश्चन रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नंबर। उसी के साथ पीडीएफ प्लस नोटिफिकेशन जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, लिंक आल्सो इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।